संविधान एक जीवन दस्तावेज की बात। अब हमारी गाड़ी जो आ चुकी है वो आ चुकी है एक नए चैप्टर के ऊपर, इसका नाम है आपका संविधान का दर्शन। देखो संविधान का दर्शन होता क्या है, समझना ध्यान से। कहा गया है क्या कि संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान में जो अनुच्छेद या अधिकार लिखे हैं ना, इसके अतिरिक्त संविधान में कही गई बातों के या मूल्यों को समझना। जैसे कि कौन कौन से मूल्य, धर्मनिरपेक्ष, नागरिकता, न्याय आदि को समझना। यानी हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक दर्शन का मतलब यह है कि संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अधिकार, इनके अतिरिक्त भी जो संविधान में कही गई बातें हैं, जो संविधान के कहे गए मूल्य हैं, नैतिक मूल्य जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, इन सबको समझना और इन सबको व्यवहार में लेकर आना, प्रैक्टिकल में लेकर आना। ठीक है। फिर टॉपिक होता है आपका क्या कि संविधान के दर्शन को समझने के लिए कौन कौन सी 3 बातें होनी चाहिए जरूरी। तो कहते हैं संविधान के दर्शन को समझने के लिए ना आपको 3 बातें समझनी पड़ती है। पहला, संविधान के दर्शन आप तभी समझ पाओगे जब आप संविधान में लिखे हर एक चीजों का अर्थ समझ पाओगे। ठीक है। कह रहा है हमें संविधान की संकल्पना या संविधान के दर्शन को समझने के लिए हमें संविधान में लिखे मूल्यों का अर्थ समझना जरूरी है। यानी कि नागरिकता का, आखिर नागरिकता क्या होती है, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, सबका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। फिर वही अगर हम बात करें कि संविधान के दर्शन को समझने के लिए हमें समझना है क्या कि हमें ना जो भी ये बातें लिखी गई हैं, चाहे वो न्याय हो, चाहे समानता हो, चाहे स्वतंत्रता हो, इन सबको हमें समाज के साथ कंपेयर करके चलना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के दर्शन को समझने के लिए कौन कौन सी 3 बातें आवश्यक है, तो संविधान के दर्शन को समझने के लिए 3 बातें आवश्यक कौन कौन सी हो गई भाई। सबसे पहला, संविधान के दर्शन हम तभी समझ पाएंगे जब हमें उनका अर्थ पता होगा। दूसरा, संविधान के दर्शन हम तभी समझ पाएंगे जब हम उनको समाज के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे समानता, समाज में समानता है कि नहीं है, स्वतंत्रता, समाज में स्वतंत्रता है कि नहीं है, नागरिकता, समाज में लोग इसको कैसे ले रहे हैं। ठीक है, सुना है चीज। और लास्ट होता है कि संविधान में के दर्शन को समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इन सब चीजों को संविधान में एड ऑन किया जा रहा था, कि जब स्वतंत्रता बात की जा रही थी, जब आरक्षण न्याय की बात की जा रही थी कि SC ST वालों को इतना आरक्षण दे दो, रिजर्वेशन दे दो, ठीक है, तो उस समय संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी या संविधान सभा की बैठकों में जो बहसें हुई थी, उनको समझना बहुत जरूरी है। समझ आया जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि संविधान के दर्शन को समझने के लिए आपको किन किन 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है, तो संविधान के दर्शन को समझने के लिए हमें 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि आखिर ये दर्शन क्या कहते हैं, इनका अर्थ क्या है। दूसरा, ये जो दर्शन है, चाहे वो आपका न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, इनको समाज के साथ कंपेयर करना, समाज में इनकी मौजूदगी है कि नहीं, इनको देखना, या समाज में लोग इसको कैसे ले रहे हैं। और लास्ट तीसरा होता है हमारे पास कि संविधान के दर्शन को हम तभी समझ पाएंगे जब इनको संविधान में लिखा जा रहा था ना, उस समय संविधान सभा जहाँ पे संविधान बना, तो उन बैठकों में क्या बहसें की गई, उन सबको समझने पर। ठीक है। तो संविधान के दर्शन को आप तभी समझ पाओगे जब आप इनके अर्थ को समझोगे, इनको समाज के साथ हम कंपेयर करोगे, और फिर जब आप देखोगे कि आखिर संविधान सभा में जब इनका निर्माण किया जा रहा था तो उस समय कौन कौन सी बहसें की गई थी इसके बारे में। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें आपका, तो अगला जो टॉपिक होता है क्या, तो देखो अभी आखिरी टॉपिक है और यही चैप्टर, इस टॉपिक का सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि संविधान के दर्शन में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि संविधान का दर्शन क्या होता है, तो संविधान के दर्शन का मतलब है क्या कि संविधान में जो अनुच्छेद, आर्टिकल या अधिकार दे रखे हैं ना, इसके अतिरिक्त संविधान की मुख्य बातों को समझना ही संवैधानिक दर्शन है। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। सबसे पहले सामाजिक न्याय। आप सब समझते हो कि सामाजिक न्याय क्या है। देखो हम सब, हमारे संविधान ने ना देश में सभी व्यक्तियों को एक बराबर रखने के लिए, समानता रखने के लिए उनके साथ सामाजिक न्याय का शब्द जोड़ा है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति जिसे जो ज्यादा आवश्यक है उसको वो प्राप्त करना। जैसे राशन बढ़ता है तो राशन का हकदार कौन है, देश के गरीब लोग, तो उन गरीब लोगों को आपको पहले राशन देना चाहिए, ना कि अमीर उसका राशन भी छीन ले। समझना चाहिए। तो वही हमारे पास कह रहा है क्या कि संवैधानिक दर्शन का प्रथम तत्व होता है सामाजिक न्याय, जिसमें संविधान में सामाजिक न्याय को व्यवहार में लाने की, प्रैक्टिकल बनाने की बात की गई है कि न्याय केवल संविधान में मत कहो, न्याय को व्यवहार में लेकर आओ। यानी कि न्याय करने का मतलब यही होता है हमारे पास कि जो समाज में जो व्यक्ति जिस चीज को योगदान रखता है, जिस चीज का नेसेसरी है, जिसके लिए जो चीज, वो उसको पहले मिलना चाहिए। ठीक है, समझ, यानी विशेष व्यक्ति की जरूरतों का विशेष ख्याल। ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, तो दूसरा जो तत्व है आपका संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक दर्शन का, वो होता है आपका अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान। तो संवैधानिक दर्शन का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है हमारे पास कि जो भी अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक समझते हो कौन होते हैं, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, यानी कि माइनॉरिटीज है, वो आपके SC हो गए, ST हो गए, या फिर अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर मुस्लिम हो गए, या बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के लोग हो गए। तो हमारे संविधान में आप सबको पता है कि इनको ना कुछ आरक्षण दे रखा है, कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दे रखा है। और ये आरक्षण को मिले क्यों है, ताकि अपना विकास कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि कल को जिनकी संख्या ज्यादा है वो आकर के इनको खींच दे और मार दे इनको।
तो इसलिए इनको अधिकार दिए गए ताकि अभी अपना विकास कर सके। तो अतः यहाँ पे हमारा फर्ज क्या बनता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक वर्गों को दूसरे वर्गों को मिलने वाले अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसके लिए विरोध करना चाहिए कि नहीं भाई तुमने उसको ज्यादा आरक्षण दे दिया, तुमने उसको आरक्षण कम दिया। समझ आए भाई। तीसरा जो पॉइंट होता है आपका वो होता है धर्मनिरपेक्षता। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो कौन सा है, धर्मनिरपेक्षता। हमारे संवैधानिक दर्शन का या हमारे संविधान के नैतिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण चीज होता है धर्मनिरपेक्ष। संविधान ने भारत को एक कैसा देश बताया है, धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष देश क्या होता है, जहां पर सरकार किसी भी धर्म को महत्व नहीं देती है, सभी धर्मों को एक समान समझती है और वहां पर किसी भी धर्म को सरकार प्रमोट नहीं करेगी। समझ चीज, ऐसा नहीं कि हिंदू को लेकर चलेगी, मुस्लिमों को लेकर चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो है धर्म के मामले में बिल्कुल बायस रहेगी, ना ही उसके पीछे जाएगी ना ही उसके पीछे जाएगी, ठीक है। हमेशा अपने आप को स्थिर मान के चलेगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सरकार हमेशा मुंह बंद रखेगी, बट कभी मान के जो दो धर्मों के बीच में दंगे होते हैं ना, तो सरकार एक्शन लेती है ना। अब एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं तो सरकार हिंदू की तरफ जाकर के मुस्लिमों को मारे, ऐसा भी नहीं। वहां पर भी सरकार को केवल एक मध्यस्थ का भूमिका निभाना है, शांत कराना है, ठीक है। और हो सके तो ये सारा काम ना किसकी जिम्मे छोड़ देना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर, ठीक है। फिर तीसरा जो चौथा पॉइंट है हमारे पास वो होता है संघवाद। देखो संघवाद का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा संघवाद कहलाता है। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो ये ना इसका अभिप्राय राज्य व केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का उचित बंटवारा। भारत में कई बार ऐसा हुआ है कि ना जो राज्य सरकारें होती है या कुछ राज्य होते हैं ना, वो केंद्र सरकार से स्वायत्तता की मांग करते हैं। स्वायत्तता का मतलब होता है अपने लिए अधिकारों की मांग करना, अपने लिए ज्यादा शक्तियों की मांग करना। हमारे इसमें कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वो पंजाब का इतिहास ले लो, चाहे हम बात करें तमिलनाडु में जो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके पार्टी है, वो हिंदी भाषी राष्ट्र के विरोध होती है। या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, देखते हो जम्मू कश्मीर को पहले 370 के तहत बहुत सारे अधिकार दिए जाते थे। तो वही कह रहा है हमारे पास कि संघवाद भारत के अंदर ना ऐसा किया गया है। तो संघवाद का वैसे मतलब क्या है, तो संघवाद का मतलब यह है कि राज्य व केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का उचित बंटवारा। भारत में कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यों द्वारा विशेष अधिकारों की मांग की गई है, परंतु वहां पर भारतीय संविधान यह प्रावधान प्रस्तुत करता है कि यदि मांग अनैतिक है, अगर ऐसा नहीं, अगर मांग उचित नहीं है, ऐसे मान के जो 1980 के दशक में अगर हम बात करते हैं ना, तो पंजाब में खालिस्तानी लोग आए थे, उन लोगों ने कहा था कि भाई हमें एक अलग देश बना दो, ठीक है। तो ये मांग अनैतिक था। तो अगर मांग अनैतिक है तो उसे सरकार को संवैधानिक माध्यम से सुलझाना चाहिए, ना कि खुद ही आके मारामारी करनी चाहिए। संविधान में लिखे गए प्रावधानों के आधार पर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। भारत में इसी कारण अनुच्छेद 370, 35A तथा 371, मतलब 370 है ना, ये जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है, और ये जो आपका 371 है वो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स, उनको विशेष अधिकार दिया जाता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अगर बात करें तो पांचवा होता है आपका राष्ट्रीय पहचान। देखो हमारे संविधान ने इस बात का विशेष ध्यान दिया है कि हर एक व्यक्ति की पहचान देश से हो, ना कि उसके धर्म से हो, ठीक है। राष्ट्रीय पहचान का मतलब यह है कि व्यक्तियों की पहचान ना उसके देश से होना, ठीक है, ना कि उसके धर्म से या फिर उसके क्षेत्र से या फिर उसकी बोली से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि भारत देश के संविधान में ना देश में राष्ट्रवाद को, और इससे बढ़ता क्या है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो ये कह रहा है कि देश के संविधान ने देश में राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पहचान पर बल दिया है। अर्थात भारत को पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकता के आधार पर, वह देश प्रेम की भावना के आधार पर राष्ट्रीय पहचान को बल दिया, तथा लोगों को अलगाव, जो किसी से लोग को होता है ना कि सरकार हमें इग्नोर कर रही है, हमें अपने देश का हिस्सा नहीं मानती है, तो इन सबको दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है कि भाई हम किसी को भी धर्म के आधार पर नहीं, हम किसी को भी क्षेत्र के आधार पर नहीं, किसी को जाति के आधार पर नहीं मानेंगे, हम उन्हें नागरिकता के आधार पर मानेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, भारतीय हो तुम, ठीक है, ये वाली बात। और फिर अगर बात करते हैं 20वां जो चीज होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, स्वतंत्रता। हमारे देश में, हमारे देश की संविधान दर्शन का जो एक और मूल्य होता है, नैतिक मूल्य, वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है। हम सब जानते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए, हर एक व्यक्ति को अपने उच्चतम विकास करने के लिए सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, अमीर गरीब कोई भी हो, सबको स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता मिलने का मतलब ये नहीं है कि वह जाकर किसी को मार देगा, स्वतंत्रता मिली है पर वो कानून दायरे में रह कर दी गई है। तो वही कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक दर्शन का एक और प्रमुख पहलू स्वतंत्रता है। अर्थात देश में व्यक्ति को अलगाव ना महसूस हो, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सके, अपने लिए काम कर सके, घर बना सके, जीवन यापन कर सके। यह देश को एक पारिवारिक स्थिति उत्पन्न करता है। जब एक व्यक्ति यहाँ से जाकर दूसरी जगह जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरा पूरा देश ही मेरा है, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं केवल बिहार का तो मेरा बिहारी है, ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इससे एक राष्ट्रीय पहचान की मजबूती बनती है और देश में व्यक्ति को लगता है कि ये जो परिवार है वो मेरा घर जैसा है, ठीक है, समझ गए।
और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान के दर्शन के जनक किसे कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कहेंगे बी आर अम्बेडकर। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था। मेरे जो क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक दर्शन होता क्या है, तो मैंने बता दिया संवैधानिक दर्शन का मतलब क्या है। संवैधानिक दर्शन का मतलब है कि जो संविधान में लिखी गई बातें हैं ना, चाहे वो आपका अधिकार हो, अनुच्छेद हो, उसके अतिरिक्त संविधान के मूल्यों को समझना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, इन सबको समझना, और समझ करके केवल इसे लिखी गई बातें मत मान देना, बल्कि इसको व्यवहार में लेकर आना, प्रैक्टिकल यूज करना है इसका, ठीक है। फिर वही अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान के दर्शन को समझने की 3 बातें। तो मैंने कहा पहले इसके लिए दर्शन समझो, इसके अर्थ क्या है, फिर समाज के साथ उसका कंपेयर करो, और फिर ये देखो जब इसको लिखा जा रहा था ना, तो संविधान में इसके लिए क्या क्या बहसें हुई थी, ठीक है। और फिर संविधान दर्शन के कुछ 6 तत्व हमने पढ़ लिए, नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, इन सब के बारे में। और लास्ट होता है हमारे पास हु इज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानिक दर्शन के पिता कौन है, तो हम कहेंगे बी आर अम्बेडकर। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।